हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज हम आ गए हैं उधम सिंह नगर के ग्राम राधाकांतपुर में और यहां पर आप देख रहे हैं कितने अच्छी फूलों की बगिया है। और इस फूलों की बगिया को जिन्होंने बनाया है वो भैया हमारे साथ ही बैठे हैं। बहुत ही शौक़ है इनको भी फूलों का और गुलदावरी से देखिए पूरी तरीके से अपना जो घर है इन्होंने भर रखा है और आप देख ही रहे हैं। हालांकि भैया ने जो है जो प्लांटर्स हैं उसको जो है अधिकतर पॉलीथीन के प्लांटर्स में प्लांट को जो है लगा रखा है, लेकिन आप इतने सारे फूलों को देख कर के समझ ही सकते हैं कि पॉलीथीन में भी जो हमारे प्लांट्स है वो अच्छे ग्रो करते हैं, बशर्ते उनका ध्यान ठीक से रखा जाए और पानी जो है वो ठीक ठाक तरीके से दिया जाए। तो ज़्यादा ना बात करते हुए सीधा भैया से ही बातचीत करते हैं। और सबसे पहले भैया आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राकेश मंडल है। अच्छा राकेश जी, ये जो फूलों का शौक है ये कब से है आपको? मैं लास्ट 3 ईयर्स से मैं ये गार्डनिंग कर रहा हूँ घर पे। यानी कि भैया ने जैसे बताया 3 साल से गार्डनिंग में है, शौक पहले से ही था। तो इतने सारे जो गुलदावरी हैं और जो मुझे आगे और भी दिखाई दे रहे हैं प्लांट्स, तो कहाँ से कलेक्शन करते हैं ये सब? जैसे मैं मार्केट में नर्सरी में जाता हूँ तो अगर मेरे को नया डिज़ाइन और नया कलर मिल जाता है तो मैं वहाँ से ख़रीद के लाता हूँ और नेक्स्ट ईयर के लिए उसको शेप करके रखता हूँ और कटिंग बनाता हूँ। वेरी गुड। तो ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये सब जो हैं भैया इधर उधर के नर्सरी से जो भी आसपास के हैं वहाँ जाते हैं, नई वैरायटी देखते हैं, लेकर के आते हैं और उसको फिर नेक्स्ट सीज़न के लिए भी सबमिट करके रखते हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं ये नहीं कि सारे प्लांट्स इन्होंने ख़रीदे हैं, जहाँ भी जाते हैं नई वैरायटी लेकर के आते हैं। तो नेक्स्ट सीज़न के लिए कैसे किस तरीके से ये रह पाता है? जैसे अभी इसका सीज़न जाने वाला है, जो भी गुलदावरी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इसमें 50-60 वैरायटी होगी अलग अलग तरीके के, तो जिसमें कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसको कैसे बचा पाते हैं? जैसे अभी सीज़न चला जाएगा, फूल सूख जाएंगे, तो किस तरीके से बचाएंगे? फूल सूखने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो पुराने जो ओल्ड मतलब ऊपर वाले है उस हिस्से को मैं काट देता हूँ और नीचे से नई कलियाँ निकलती है और नई कलियाँ को जैसे बारिश के टाइम में उसको बचा के रखना पड़ता है, किसी ऊपर पॉलीथीन रख के, बारिश मतलब बारिश का पानी ना गिरे उसमें। उसके बाद जुलाई अगस्त में मैं कटिंग करता हूँ। ठीक, यानी कि बारिश के पानी से इस फूलों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश का पानी ही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है गुलदावरी को। तो गुलदावरी तो इनके पास है ही है बहुत सारे वैरायटी के। तो मेनली जो है मुझे 2 तरह का दिखाई दे रहा है कि जो कुछ बड़े वाले हैं और कुछ छोटे वाले हैं, स्पाइडर वैरायटी जैसे कि है। तो दोनों की केयर क्या एक तरह की होती है? जो स्पाइडर वैरायटी होती है उसको सबसे इम्पोर्टेंट, उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कहीं पे तो वो पक्का बारिश के टाइम मर जाएगा। तो स्पाइडर वैरायटी को तो मतलब छत के नीचे रखना ही है, मतलब पानी ना गिरे बारिश का। और बाकी जो नॉर्मल वैरायटी होती है वो बच जाती है, लेकिन जो स्पाइडर वैरायटी और स्नोबॉल वैरायटी डबल में जो है उसको हम पानी से बहुत बचाना ज़रूरी है, तभी वो बच पाएगा अगले सीजन के लिए। यानी कि जो ये स्पाइडर वैरायटी है और भी जो बड़ी बड़ी वैरायटी है, यानी कि जो भी हमारी देसी वैरायटी है, भैया का कहने का मतलब है उसको तो थोड़ा बहुत पानी से नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो स्पाइडर वैरायटी है या इस तरीके से जो नई नई वैरायटी को बनाया जा रहा है, प्रोपोगेट किया जा रहा है, तो इसको बारिश से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो भैया ये जो प्लांट्स है इसके अलावा जो भी हमारे गुलदावरी के दिख रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से प्लांट्स आपने लगा रखे हैं? दहलिया, गेंदे और बाकी इंडोर आउटडोर प्लांट है। तो दहलिया में लगभग कितने कलर के आपके पास होंगे? 4 कलर। अच्छा, 4 कलर मेनली दहलिया के हैं। और इसमें जो गुलदावरी है इसमें लगभग कितनी वैरायटी होगी? मेरे पास है 56 वैरायटी। तो आप सुन ही रहे हैं कि 56 वैरायटी इनके पास है और बहुत अच्छा कलेक्शन है। हमें किसी एक नर्सरी में भी इतने सारे वैरायटी शायद हम ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिल सकता है। तो भैया भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। थोड़ा सा भैया हम आपसे जो
इसकी मिट्टी है आप कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये जो गुलदाउदी है इसमें हम 50% गार्डन सॉइल डालते हैं और उसमें बर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, और बाकी हर 15 दिन 20 दिन बाद जो मस्टर्ड केक होता है जिसे हम खोइल बोलते हैं सरसों का, उसका पानी हम उसमें देते हैं। तो सरसों की खली के पानी को जैसे हमने 4 दिन अगर पानी में भिगो करके रख दिया, 100 ग्राम सरसों की खली को एक जग में आपने भिगो करके रखना है, और 4 दिन के बाद उसको हम 15 से 20 लीटर पानी में डाइल्यूट करके उसको हम अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। तो अगर इसको हम हर हफ्ते एक बार करते रहें तो हमारे प्लांट्स में फूल बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक भैया, यही होता है। फूल बहुत लंबा चलता है, बहुत दिन तक रहता है फूल, इससे काफ़ी दिन तक आपके चलेंगे। और वर्मी कंपोस्ट आप क्या करते हैं, आप कहीं से खरीदते हैं या क्या करते हैं? ना, घर पे है गाय भैंस है, तो मैं गोबर को क्या करता हूँ, उसको एक अलग टंकी में वहाँ पे रख के ऊपर जो केचुई है उसको मैंने छोड़ा है, वो उसमें बनते रहता है वर्मी कंपोस्ट। वेरी गुड। तो यानी कि भैया जो भी अपने घर में गोबर इनका होता है तो उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना लेते हैं। एक छोटी सी जगह उन्होंने बना रखी है जहाँ पर वो गोबर को डाल देते हैं, और एक बार उन्होंने उसमें वर्मी छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली वहाँ से उनको कंपोस्ट मिलता जाता है। तो अगर आपके पास जगह है तो एक छोटी सी जगह में आप ऐसा कर सकते हैं, अगर गोबर आपके पास अवेलेबल है तो, और नहीं तो मार्केट में या आसपास में इसका ऑप्शन अवेलेबल होता है। और कंपोस्ट के अलावा दोस्तों एक चीज़ और हम यूज़ कर सकते हैं, और वो है हमारा किचन वेस्ट, क्योंकि शायद कंपोस्ट खरीदना हर किसी के बस में नहीं है, या बार बार जो है इतने सारे कंपोस्ट नहीं खरीदना चाहते, तो आप अपने किचन वेस्ट का यूज़ इन पौधों को उगाने के लिए कर सकते हैं। तो एक चीज़ भैया और आपसे जानेंगे कि ये मैं देख रहा हूँ अधिकतर प्लांट्स आपने पॉलीथीन में लगा रखा है, पॉलीथीन के बड़े बड़े जो नर्सरी बैग्स होते हैं, तो इसमें कोई असुविधा तो नहीं होती? इसमें पौधे कैसे इतने अच्छे चल रहे हैं, क्या राज है? अगर पॉलीथीन में पौधे लगाएंगे तो पानी की मात्रा को मतलब ज़्यादा नहीं करना है, कम ही देना। पानी का मात्रा हमेशा ऐसा रखना है कि जब पौधा मतलब मिट्टी सूख जाए तभी हमें पानी डालना है उसमें, और कम मात्रा में डालना है, क्योंकि अगर पॉलीथीन में ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधा सूखने का बहुत डर है। बहुत बढ़िया। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम पॉलीथीन हो या प्लास्टिक के कंटेनर हो, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें जो है पौधे अच्छे से नहीं उगते, ठीक से ग्रो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर भैया ने देखिए कितने अच्छे अच्छे पौधे ग्रो किए हैं। बस पानी की मात्रा को थोड़ा ध्यान रखना होता है, और जो ड्रेनेज होल है उसको ठीक रखना होता है। तो पॉलीथीन में आप जगह जगह से होल कर सकते हैं और उसमें आप अपने पौधों को लगा सकते हैं। बस ओवर वाटरिंग ना हो या बहुत कम पानी हो, क्योंकि पानी इसमें जो है बहुत धीमे धीमे सूखता है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे बीच में भैया ने, और इसके बाद भी जो भी प्लांट भैया लगाएंगे तो कोशिश करेंगे उनके यहाँ फिर से आने की, और जो नए प्लांट्स है उसको भी हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। तो हमारी बगिया से जुड़ने के लिए भैया का हम शुक्रिया करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नीला हो या पीला, लाल हो या गुलाबी, चाहे हो सफ़ेद, शायद ऐसा कोई भी रंग नहीं है जो कि गुलदाउदी में हमें ना मिले। और अगर सबसे ज़्यादा रंगों और डिज़ाइन वाला कोई फूल है तो वो गुलदाउदी है जो हमें मिलता है। दोस्तों, ऐसे तो गुलदाउदी सर्दियों के समय का फूल है, लेकिन इसकी तैयारी हमें काफ़ी पहले से करनी होती है। गुलदाउदी में हमें मुख्यतः 2 तरह के फूल देखने को मिलते हैं। एक वो फूल होते हैं जो छोटे होते हैं, और दूसरे वो जो काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन चाहे आकार हो, चाहे छोटे हो, बड़े हो, इसके फूलों में एक अलग ही चमक होती है। ये अपने विभिन्न रंगों के लिए और भिन्न भिन्न आकार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ही, साथ ही साथ इससे जो है कुछ दवाइयाँ भी बनाई जाती है। दोस्तों, गुलदाउदी को लगाने का जो सही समय होता है, जो इसकी कटिंग है, वो जुलाई से अगस्त के बीच में ही लगाई जाती है।
और जिस समय की तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों, गुलदाउदी की जो कटिंग है वो हमें 2 से 3 इंच तक का ही लेना चाहिए और उसी को ही हमें लगाना चाहिए। कटिंग को लगाते समय उसको रेत में लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। चाहे तो आप रेत में थोड़ा सा कंपोस्ट मिला करके उसको लगा सकते हैं। दोस्तों, गुलदाउदी की कटिंग को या गुलदाउदी के पौधे को बारिश से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इसकी हम मिट्टी की तैयारी की बात करते हैं तो गुलदाउदी के पौधे के लिए 50% मिट्टी और 30% खाद, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट हो सकता है या गोबर की खाद हो सकती है या पत्तों की खाद हो सकती है, और इसके अलावा 20% जो सैंड है या जिसे हम रेत कहते हैं उसका मिक्सचर तैयार करना ज़्यादा अच्छा रहता है। चाहे तो हम थोड़ा सा बोन मील या सुपर फास्फेट मिला सकते हैं। गुलदाउदी का जो पॉट का साइज़ है उसमें हमें 3 तरह के साइज़ में लेना होता है। जब पौधा बिल्कुल छोटा होता है तो ऐसे में हम छोटे साइज़ के जो भी पॉट होते हैं जो 3 इंच 4 इंच के होते हैं उनमें हमें रिपोर्टिंग करना चाहिए, और उसके बाद जो है गुलदाउदी के पौधों की पिंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जब पिंचिंग करने के बाद कुछ दिनों में पौधा बड़ा हो जाता है, 20 दिन से 30 दिन के अंतराल के बाद उसके गमले को चेंज करना चाहिए। जब हम गमले को 6 इंच में चेंज करते हैं तो फिर पौधा और थोड़ा सा बड़ा होता है और फिर से हम जो है उसमें पिंचिंग करते हैं। दोस्तों, जितना हम पिंचिंग करेंगे गुलदाउदी का जो पौधा है वो साइज़ में उतना ही फैलेगा, और उसके बाद आती है फाइनल जो पॉटिंग है उसकी, और उसके लिए जो है आप 8 या 10 इंच के गमले का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपके पौधे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। तो इस तरीके से आप लगातार पिंचिंग जो है अक्टूबर के महीने तक कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप पिंचिंग करना बंद कर दें, क्योंकि उसके बाद से उसमें फूल आने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे तो हम जो है इसमें रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक खाद के ज़्यादा प्रयोग से जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और बाद में उस मिट्टी में हम दूसरे कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं बन पाता। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप हमेशा ही जो जैविक खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, किचन कंपोस्ट है या पत्तों की खाद है, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें। अगर आप डीएपी, एनपीके, यूरिया, पोटाश, सुपर फास्फेट इन चीज़ों का प्रयोग भी करना चाहते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 70 से 80% जैविक खादों का प्रयोग करें तो केवल 20 या 30% तक ही इस तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। जो डीएपी है वो जो है 5 से 10 दाने एक बड़े पॉट के लिए काफ़ी रहता है। जैसे अगर आपका 10 इंच का गमला है तो 10 दाने डीएपी के आप बिल्कुल गमले के किनारे किनारे से देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपके पास 6 इंच का गमला है तो 6 दाने डीएपी के या एनपीके का आप दे सकते हैं। दोस्तों, गुलदाउदी के पौधे में पानी और धूप इसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। ज़्यादा फूल पाने के लिए इसको धूप में रखें, कम से कम जहाँ पर 5-6 घंटे की धूप दिन में आती हो ऐसी जगह पर रखें, और साथ ही साथ इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। यदि आपने इसको पॉलीथीन में ग्रो किया है या प्लास्टिक के पॉट में ग्रो किया है तो पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसमें पानी
बहुत धीमे धीमे सूखता है। गमले में निराई गुड़ाई नियमित तौर से करते रहें। बीच बीच में निराई गुड़ाई करके जो भी घास फूस है या ऊपरी जड़ है वो कट जाते हैं और जो पौधे हैं उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। साथ ही पौधों में जो हवा है उसका संचार भी अच्छा होता है। दोस्तों, गुलदाउदी का सीज़न इस समय लगभग ख़त्म हो चुका है। ऐसे में आप जो पुराने उसके ब्रांचेस हैं उसको काट सकते हैं। उसको नीचे की तरफ से काट दे और कुछ दिनों बाद नीचे से नई स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी और वो जो स्प्राउटिंग है उससे ही नए पौधे बनेंगे। और इस समय जो है इसमें किसी भी तरह के खाद को देने की आवश्यकता नहीं है। बस बीच बीच में जो है जब भी पौधा सूखने लगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है आप देते रहिए। और इसके बाद जब जून जुलाई का महीना आता है उस समय आप उसकी कटिंग लगा करके रख सकते हैं। दोस्तों, हमेशा ही इसको बारिश से बचा करके रखें, तभी आपके जो फूल हैं वो बहुत ही अच्छे खिलेंगे। और एक नए सीज़न में या जब नवंबर दिसंबर का महीना आता है तो बिल्कुल घर आपका फूलों से भरा हुआ लगेगा। दोस्तों, ऐसे तो राकेश भैया ने ज़्यादा फोकस अपने गुलदाउदी के फ्लावर्स पर ही किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ और भी सजावटी पौधे जैसे जेड प्लांट, स्पाइडर प्लांट या जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्नेक प्लांट हो और कैक्टस हो, तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स है, सजावटी प्लांट्स है, उनको भी लगा रखा है। और धीरे धीरे इनकी प्लानिंग है कि नए नए पौधों को कलेक्ट करें और अपने घर में एक सुंदर से बगीचे को बनाएं। तो हम दुआ करेंगे कि राकेश जी अपने सुंदर घर को जल्द ही पाएंगे और जो कलेक्शन वो धीरे धीरे कर रहे हैं उनका कलेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। और अगली बार जब राकेश जी के साथ हम शूटिंग करेंगे तो उनका घर प्लांट्स से और नए नए वैरायटी के प्लांट्स से भरा हुआ मिलेगा। दोस्तों, हमारी बगिया के थ्रू मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के आऊँ, और केवल नए नए वीडियोस ही नहीं बल्कि पूरी जानकारी के साथ वीडियो को टॉपिक वाइज लेकर के आऊँ और नए नए लोगों से या नए नए जो गार्डनर्स हैं उनसे आपको मिलाऊं और जो भी जिस तरीके से अपनी गार्डनिंग को करते हैं उसको दिखाऊं एवं उन्होंने उस गार्डन को कैसे तैयार किया, कैसे कैसे उनका ध्यान रखते हैं, इन सब के बारे में भी जानकारी आपको उन्हीं से दिलवाऊं। इसके लिए आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहेंगे, यही कामना करता हूँ। वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।